हाय गाइस, वेलकम बैक टू जावा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग का थर्ड पार्ट। राइट, आई होप आपने हमारे मल्टी थ्रेडिंग के पिछले दोनों वीडियोस देख लिए होंगे, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में इंट्रो दिया था, सेकंड वीडियो में मैंने सिखाया था हम अपने थ्रेड्स कैसे बनाते हैं। अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक लेवल ऊपर लेकर चलते हैं और इंटरव्यू पर्पज से एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम होता है ज्वाइन मेथड। थ्रेड क्लास हमें ये मेथड प्रोवाइड करती है और ये ऑलमोस्ट वही करता है जो स्लीप करता है। एंड दिस मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कि ज्वाइन वर्सेस स्लीप, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे ज्वाइन कैसे काम करता है, कहां ज्वाइन, कहां हमें स्लीप लगाना चाहिए और किन सिचुएशंस में किसको करेंगे अपन यूज। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कवर होगा और उसका नाम है थ्रेड प्रायोरिटी। प्रायोरिटी फ्रेंड्स ये डिसाइड करती है कि कितनी देर तक किसी थ्रेड को सीपीयू टाइम अलॉट करा जाएगा। कैसे आप प्रायोरिटी कंट्रोल कर सकते हैं, प्रायोरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं थ्रेड की क्या प्रायोरिटी है, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू डिस्कशन अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। चलिए तो अब मल्टी थ्रेडिंग की डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने मल्टीपल थ्रेड्स बना लिए थे और हमने मेन थ्रेड को वेट भी करवा दिया था। कब तक वेट करवा दिया था मेन थ्रेड को अपन ने? मेन थ्रेड को अपन ने तब तक वेट करवा दिया था जब तक उसका कोई भी चाइल्ड थ्रेड अलाइव है। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैंने जो टेक्निक यूज की थी उसका नाम क्या है जावा में? इसके लिए जो मैंने टेक्निक यूज की थी उसका नाम क्या है जावा में? ये जो आपके सामने कोड दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? इस टेक्निक का नाम है पोलिंग, पूलिंग नहीं। एक ओ कम करो और एक एल बढ़ाओ, गलत स्पेल आउट कर रहे हैं। पोलिंग, POLLING, पोलिंग। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज पोलिंग। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें मेन को तब तक सुलाना है जब तक एक भी चाइल्ड थ्रेड अलाइव है। अनलेस एंड अनटिल ऑल द चाइल्ड थ्रेड्स आर डेड, मेन शुड नॉट डाई। मेन खत्म नहीं होना चाहिए इससे पहले कि कोई भी चाइल्ड थ्रेड मेन का डेड होता है। राइट, तो ये हमारे पास चाइल्ड थ्रेड्स, नोटिस करिए इस बार मैंने माई थ्रेड 4 नाम दिया है। ठीक है, या मैंने माई थ्रेड 4 का M1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही मेथड का नाम बता दिया था जो इस काम में हमारी मदद करेगा। क्या नाम है उस मेथड का जो इस काम में हमारी हेल्प करेगा? ठीक है, उस मेथड का नाम है ज्वाइन। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज्वाइन की कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ज्वाइन मेथड को जिस भी थ्रेड से आप कॉल करते हैं, क्या ये थ्रेड से कॉल होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये थ्रेड का मेथड है, ऑब्वियस सी बात है इसे थ्रेड का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा। कैसा मेथड है ये थ्रेड का, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक? तो जवाब है नॉन स्टैटिक मेथड है। ओके, क्या प्रोटोटाइप है इसकी? इसकी प्रोटोटाइप है पब्लिक वॉइड ज्वाइन, नो आर्ग्यूमेंट्स, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। पब्लिक वॉइड ज्वाइन थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ये इसकी कंप्लीट प्रोटोटाइप है। ठीक है, तो आप जिस भी थ्रेड से ज्वाइन को कॉल करते हैं, ठीक है, जावा उस थ्रेड को तो उसके रन मेथड को कंटिन्यू करने को देती है। जावा उस थ्रेड को उसके रन मेथड को कंटिन्यू करने को देती है। लेकिन जहां से आप ज्वाइन कॉल करेंगे, जहां से आप ज्वाइन कॉल करेंगे, जावा उस थ्रेड को सुला देगी, इनडेफिनेट स्लीप पीरियड के अंदर डाल देगी। और वो थ्रेड नींद से तभी जागेगा जब वो थ्रेड अपना काम खत्म करके वापस आए जिसने ज्वाइन को कॉल करा है। थ्योरी दोबारा सुनिएगा बहुत ध्यान से। जिस थ्रेड से आप ज्वाइन कॉल करते हैं, जावा उस थ्रेड को पॉज या सस्पेंड नहीं करती है। जावा उस थ्रेड को तो बोलती है तुम अपना रन कंटिन्यू करो, तो वो थ्रेड तो अपना रन कंटिन्यू करता है। लेकिन जिस थ्रेड के अंदर से आप ज्वाइन कॉल करते हैं, यानी कि जिस फंक्शन के अंदर से आप ज्वाइन कॉल करते हैं, उस फंक्शन को जो थ्रेड चला रहा होता है, जावा उस थ्रेड को एक इनडेफिनेट स्लीप पीरियड में डाल देती है। और ये स्लीप पीरियड खत्म कब होता है? क्या सुना आपने? ये स्लीप पीरियड खत्म कब होता है? ये स्लीप पीरियड खत्म तब होता है जब वो थ्रेड जिसने ज्वाइन कॉल करा है अपना एग्जीक्यूशन खत्म करके वापस आता है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे बताइए, क्या हम ज्वाइन को M1 से कॉल कर सकते हैं?
क्या हम जॉइन को M1 से कॉल कर सकते हैं? एग्जैक्टली M1 से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन M1.th से तो कर सकते हैं ना। क्या कहते हैं आप, कर सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ कहा M1.th.join। तो जब मैं ये लाइन लिखूंगा तो जावा M1 को क्या करेगी, रोक देगी कि जावा M1 को चलने देगी? इस लाइन का M1 पे क्या असर पड़ेगा, जल्दी बोलिए। क्या समझा आपने? व्हाट इफेक्ट दिस लाइन विल हैव ऑन M1? शाबाश, M1 चलता रहेगा। इसका मतलब एक बात और ध्यान रखिएगा, ज्वाइन कॉल करने से पहले M1 स्टार्ट हो जाना चाहिए। सुन रहे हैं ध्यान से? ज्वाइन कॉल करने से पहले M1 स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो क्या ज्वाइन कॉल करने से पहले M1 स्टार्ट हो जाएगा जिस तरह से अपन ने कोड लिखा है? यस, अपन ने M1 को तो स्टार्ट कंस्ट्रक्टर में ही कर दिया है ना। तो बाय द टाइम कंट्रोल वापस आएगा मेन के पास, M1 स्टार्ट हो चुका होगा। अब जावा कॉल देखेगी M1.ts.join, तो जावा यहाँ आकर पॉज हो जाएगी। किसको पॉज कर देगी, पूरे प्रोग्राम को? क्या जावा पूरे प्रोग्राम को पॉज कर देगी? नहीं, जावा मेन थ्रेड को पॉज कर देगी। ये लाइन से मेन थ्रेड पॉज हो जाएगा। वेरी गुड। कब तक पॉज रहेगा मेन थ्रेड? कब तक पॉज्ड रहेगा मेन थ्रेड? तो जवाब है तब तक पॉज्ड रहेगा जब तक M1 का काम खत्म ना हो जाए। इसका मतलब अगर मैं यहां पर एक मैसेज प्रिंट करूं, system.out.println, और यहां पर मैसेज लिखूं बाय, कैन यू टेल मी ये बाय कब प्रिंट होगा? कैन यू टेल मी ये बाय कब प्रिंट होगा? वेरी गुड। ये बाय मुझे स्क्रीन पे गारंटी है इसके बाद दिखेगा M1 फिनिश्ड। यस, ये जो लाइन आएगी ना, चाइल्ड 1 फिनिश्ड, इसके बाद ही आपको ये बाय देखने को मिलेगा। दैट्स फॉर श्योर। ये कंफर्म बात है। यस, ये कंफर्म बात है। जावा इस लाइन पे आएगी नहीं तब तक जब तक वो ज्वाइन के कॉल से आगे ना बढ़े, और ज्वाइन जावा को या मेन थ्रेड को तब तक रोके रखेगा जब तक M1 खत्म ना हो जाए। तो मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं, दिस विल पॉज मेन थ्रेड अंटिल M1's एग्जीक्यूशन इज ओवर। जब तक M1 का एग्जीक्यूशन खत्म ना हो जाए तब तक जावा मेन थ्रेड को कंटिन्यू नहीं होने देगी। या इन्हें कहा जावा सी use my thread 4.java, java use my thread 4। क्लियर है? ज्वाइन का पर्पस समझ आया आपको? ये समझ में आया कि आपको कोई टाइम पीरियड नहीं देना पड़ा। पुणे को तो हम यहाँ स्लीप भी कॉल कर सकते थे, लेकिन अगर हम स्लीप कॉल करते तो ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ता ना कि कितना टाइम पीरियड पास करा जाए, मेन को कितनी देर सुलाया जाए। अब आपको लग रहा है ये तो सिंगल थ्रेड मॉडल हो गया। गलत सोच रहे हैं आप। सिंगल थ्रेड मॉडल बिल्कुल नहीं हुआ। इस लाइन से कौन पॉज होगा ये बताइए? इस लाइन से कौन पॉज होगा? मेन। अब इमेजिन करिए मैं यहाँ पर M2 M3 भी बना सकता हूं। लेट मी सेव इट एज use my thread 5। this is use my thread 5, class is also my thread 5, constructor is also my thread 5, ऑब्जेक्ट भी हम my thread 5 के बना रहे हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, नाउ प्लीज टेल मी, अगर मैं यहाँ my thread 5 के दो ऑब्जेक्ट्स और बना देता हूं, एक M2 विच इज चाइल्ड 2 और एक M3 विच इज चाइल्ड 3। अब आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, जब मैं M1 का ज्वाइन कॉल करूंगा तो सारे थ्रेड्स रुक जाएंगे, सिर्फ M1 चलेगा, ऐसा है? ऐसा नहीं है ना। जब मैं M1 से ज्वाइन कॉल करूंगा इट विल ओनली पॉज मेन थ्रेड। ये भी मैं लिख देता हूं, इट विल ओनली पॉज मेन थ्रेड। ठीक है, इट विल ओनली पॉज मेन थ्रेड, नॉट M2 एंड M3। सो M2 M3 अपना रन एग्जीक्यूट करेंगे,
क्या M2 M3 अपना रन एग्जीक्यूट करेंगे? यस। और ये बाय कब प्रिंट होगा? ये बाय कब प्रिंट होगा? जवाब दीजिए। ये बाय कब प्रिंट होगा? गलत। अमित गलत। ये बाय बस इतनी गारंटी है, M1 के फिनिश होने के बाद प्रिंट होगा। इस बाय के लिए M2 M3 का फिनिश होना जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं? क्या आपने मेन को M2 M3 के लिए भी वेट करने को कहा है? क्या आपने मेन को M2 M3 का इंतजार करने को कहा है? नहीं कहा है। आपने सिर्फ M1 का इंतजार करने को कहा है। तो एक बात पक्की है कि ये जो बाय है ये M1 फिनिश के बाद ही आएगा ना, लेकिन M2 M3 का फिनिश होना बाय के पहले भी हो सकता है, बाय के बाद भी हो सकता है, इवन मेन थ्रेड के फिनिश होने के बाद भी हो सकता है। समझ आई मेरी बात? M2 M3 का फिनिश्ड प्रिंट करना बाय के बाद भी हो सकता है, बाय के पहले भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और मेन थ्रेड के खत्म होने के बाद भी हो सकता है। आर यू एबल टू रियलाइज दिस? देखिए अब इसको करते हैं रन। समझ आ रहा है? अभी सिर्फ कोइंसिडेंटली बाय लास्ट में प्रिंट हो रहा है, लेकिन इट्स वेरी पॉसिबल चाइल्ड वन फिनिश होने के बाद बाय प्रिंट हो जाए। आप ये गारंटी नहीं ले सकते हर बार बाय आपको लास्ट में ही मिलेगा, ठीक है? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि बाय आपको यहां मिल रहा है, ठीक। अब मुझे बताइए मैं श्योरिटी कैसे लूं कि बाय हर हाल में लास्ट में ही प्रिंट हो? मैं श्योरिटी कैसे लूं कि बाय हर हाल में लास्ट में ही प्रिंट हो? तो जवाब सिंपल है। अगर आप चाहते हैं गारंटी ले ले जावा कि वो बाय पे आएगी ही नहीं तब तक जब तक एक भी डेड है, तो आप M2 से भी ज्वाइन कॉल कर लीजिए और आप M3 से भी ज्वाइन कॉल कर लीजिए, लाइक दिस। ठीक है, अब एक और बात का जवाब दीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर देते हैं। अब मैं यहां लिख देता हूं सिस्टम डॉट हाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाई। ठीक है, यहां लिखा मैंने हाई, यहां लिखा मैंने हेलो, और वहां लिखा मैंने बाय। अब आप मुझे बताइए ये हाय हेलो और बाय का सीक्वेंस क्या होगा? हाय हेलो और बाय का सीक्वेंस क्या होगा? नहीं, आप बोलेंगे हम बस इतना कह सकते हैं कि ये अपने अपने थ्रेड के फिनिश होने के बाद आएंगे। समझ रहे हैं? ध्यान से समझिए इस कोड को। जब ये लाइन चलेगी, गौर से सुनिएगा, जब ये लाइन चलेगी तो M2 M3 रन हो रहे होंगे कि वो भी रुक गए होंगे? जब M1 डॉट th डॉट ज्वाइन चलेगा तो M2 और M3 रुक गए होंगे कि वो रन हो रहे होंगे? रन हो रहे होंगे। तो आपको नहीं लगता इट्स वेरी पॉसिबल पहले M2 M3 डेड हो जाए, M1 के डेड होने से पहले वो डेड हो जाए? पॉसिबल है ना? संभव है ना? राइट। तो इसका मतलब उनके लिए फिनिश पहले आएगा M1 के फिनिश से। यस और नो? आएगा। और उसके बाद जब M1 का फिनिश आएगा तब प्रिंट होगा हाई, क्योंकि M2 पहले ही डेड हो गया हम ये मान रहे हैं, तो प्रिंट होगा हेलो। और मान लेते हैं M3 भी डेड हो गया है तो प्रिंट होगा बाय। समझे आप मेरी बात? इसका मतलब इतनी बात कही जा सकती है कि हाई M1 के फिनिश होने के बाद आएगा, हेलो M2 के बाद आएगा, और बाय M3 के बाद आएगा। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि M1 M2 M3 में से पहले कौन फिनिश होगा। समझ आ रही है बात? ये कोई गारंटी नहीं है इनमें से पहले कौन फिनिश होगा, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी कितनी है? सबकी प्रायोरिटी आपने कर रखी है 5। ये ज्वाइन तो एक एक कॉल होगा, हाँ ज्वाइन एक एक कॉल होगा, बिल्कुल सही है, ज्वाइन एक एक कॉल होगा। लेकिन जब M1 ने ज्वाइन को कॉल करा तो M1 ने मेन को बोला तुम रुको, मैं अपना काम खत्म करके आता हूं, तो मेन M1 के इंतजार में रुकेगा। लेकिन ये इंतजार M2 M3 को तो चलने से नहीं रोकेगा ना। करे रन अपन इस कोड को, तो आप और पॉसिबिलिटीज देखिए।
आप सिर्फ फिनिश्ड और हेलो हाय बाय इनके सीक्वेंस पे ध्यान रखिएगा। ये अपन ने कोई दूसरा कोड रन कर दिया क्या? हम्म। माई थ्रेड 5। अच्छा sorry। देखिए, चेक करिए, चाइल्ड 1 फिनिश्ड आया, चाइल्ड 2 आया, चाइल्ड 3 फिनिश्ड आया। ठीक है, अब नोटिस करिए हुआ क्या होगा। चाइल्ड 1 फिनिश के बाद मेन को सीपीयू मिला ही नहीं होगा, इतने में चाइल्ड 2 चला होगा, चाइल्ड 3 चला होगा, ये सब डेड होंगे हुए। फिर हाय हेलो बाय आएंगे। अच्छा, ये गारंटी है कि हाय हेलो बाय एक साथ आएंगे? ये बोलिए, अगर आपने कोड समझा है तो वेरी गुड। ये गारंटी है तीनों फिनिश एक साथ आएंगे? तीनों फिनिश एक साथ आएंगे? कोई गारंटी नहीं है। गारंटी बस ये है कि हाय हेलो के पहले और बाय, सॉरी, हेलो बाय के पहले दिखेगा। ये गारंटी है। हाँ, बस इतनी ही गारंटी है और कोई गारंटी नहीं है। ठीक, चेक करिए। ठीक है, आप फिनिशिंग ऑर्डर देख लीजिए क्या हो गया है। अब पहले चाइल्ड 3 फिनिश हो गया है, लेकिन चाइल्ड 3 फिनिश होने के बाद क्या तुरंत बाय आया? नहीं आया। जावा रुकी हुई थी M1 के लिए, तो उसने M1 के खत्म होने के इंतजार करा। इतने में M2 भी खत्म हो गया। हाँ, इतने में M2 भी खत्म हो गया, M1 खत्म नहीं हुआ। फिर M1 खत्म हुआ, तो कोड हमारा आगे बढ़ा, और फिर कोड बिना रुके तीनों मैसेजेस प्रिंट करता गया, हाय हेलो बाय। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, शायद इससे डिफरेंट कुछ आउटपुट आए। इन फिनिश के बीच में हाई आ सकता है? ये देखिए, जो मैंने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ। फिनिश के बीच में हाई आ रहा है, देखिए। चाइल्ड 1 फिनिश हुआ, जावा ने आगे बढ़कर हाई प्रिंट करा, फिर वो वेट करने लग गई चाइल्ड 2 के खत्म होने का। लेकिन इस दौरान चाइल्ड 2 3 दोनों खत्म हो गए, उन दोनों ने अपना फिनिश प्रिंट करा। जब मेन के पास सीपीयू वापस आया, तो उसने देखा चाइल्ड 3 2 दोनों खत्म हो गए हैं, तो प्रिंट हो गया हेलो एंड बाय। आया समझ? नहीं आया? अभी भी कोई डाउट है तो पूछिए। इज दिस क्लियर नाउ? शाबाश। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से। क्या ऐसा हो सकता है कि ये फॉर लूप इनफाइनाइट चले? ऐसा हो सकता है कि ये फॉर इनफाइनाइट चले, राइट? उस केस में मेन का इंतजार तो कभी खत्म ही नहीं होगा। उस केस में मेन का इंतजार तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मेन तो बेचारा फॉर एवर वेट पीरियड में चला जाएगा, और प्रोग्राम हैंग हो जाएगा। प्रोग्राम हैंग हो जाएगा। तो जावा ने जॉइन का एक ओवरलोडेड वर्जन भी आपको दिया है। आपने जो ज्वाइन करा है, वो आपने जो ज्वाइन कॉल करा है, वो कितने पैरामीटर ले रहा है? वो एक भी पैरामीटर नहीं ले रहा है, राइट? जावा के पास एक और ज्वाइन है, जो पैरामीटर में आपसे मिली सेकेंड्स लेता है। जो पैरामीटर में आपसे मिली सेकेंड्स लेता है। और ध्यान से सुनिएगा, ये ज्वाइन क्या कहता है जावा को। ये ज्वाइन जावा को कहता है कि मेन को मैक्सिमम 3 सेकंड के लिए सुला दो। अगर 3 सेकंड तक M1 का काम खत्म हो गया तो ठीक, नहीं तो मेन आगे बढ़कर हाई प्रिंट कर दे। दोबारा सुनिएगा, ये लाइन जावा से कहती है मेन को मैक्सिमम 3 सेकंड के लिए सुला दो। अगर 3 सेकंड तक M1 का काम खत्म हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं तो M1 चलता रहे, मेन उसका वेट अब नहीं करेगा, और मेन हाई प्रिंट करके आगे बढ़ जाएगा। आया समझ? ठीक है, तो अब M1 और मेन के बीच में कैसी बातचीत हो रही है? अब M1 मेन को बोल रहा है कि यार तू 3 सेकंड मेरा वेट कर। हाँ हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं, स्लीप के साथ कंपैरिजन पे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब M1 बोलेगा मेन को कि तू मेरा वेट 3 सेकंड तक करना, अगर मैं 3 सेकंड तक वापस आ गया तो ठीक है, नहीं तो तुम आगे बढ़ जाना, मैं अपना देख लूंगा। ऐसा ही है ना? M1 ने मेन को बोला है मेरा इंतजार 3 सेकंड तक करना, अगर मैं 3 सेकंड में वापस आ गया तो ठीक है, अपन दोनों साथ चलेंगे, नहीं तो तुम चले जाना, मैं अपना देख लूंगा। समझ आया? ये कम्युनिकेशन समझ आया? राइट। अब आपको लग रहा है यार स्लीप भी तो कॉल कर सकते थे। ये बताइए, क्या M1 का काम 3 सेकंड से पहले खत्म हो सकता है? 1 सेकंड में ही खत्म हो जाए?
तो अगर M1 का काम 1 सेकंड में खत्म हो गया तो क्या मेन 3 सेकंड तब भी सोएगा? नहीं सोएगा, नहीं सोएगा। क्या? यस यस यस, नहीं सोएगा। मैंने क्या बोला? मैक्सिमम 3 सेकंड बोला है मैंने। कहां से जबरदस्ती यस यस करे जा रहे हैं? मैंने ज्वाइन के केस में यहाँ 3000 दिया है। अगर M1 का काम 1 सेकंड में खत्म हो गया तो क्या मेन जबरदस्ती 3 सेकंड रुकेगा? नहीं रुकेगा। M1 अपना काम 1 सेकंड में खत्म करके आ जाएगा, दोनों आगे बढ़ जाएंगे। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? हाँ, तो आपको पता होना चाहिए ना भाई, इतना रिस्पॉन्स टाइम है, कैलकुलेट क्यों करना पड़ेगा? ये वाला केस कब लेते हैं शुभम अपन? ये वाला केस अपन तब लेते हैं जब किसी टास्क के कंप्लीट होने का आपको एक रफ आइडिया हो। जैसे आप मुझे बताइए, जब आप इंटरनेट पे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और वेबसाइट बहुत टाइम ले रही है, तो थोड़ी देर बाद ब्राउजर का एक मैसेज आता है, द साइट इज टेकिंग टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड, डू यू वांट टू वेट और कंटिन्यू, कुछ ऐसा होता है। तो आप बताइए, इसका मतलब ब्राउजर को पता होता है ना कि एक ऑन एन एवरेज इतने टाइम पे लेट से लेट साइट खुल जाएगी। अगर वो उतने टाइम पे भी नहीं खुलती है तो फिर ब्राउजर आगे बढ़ जाता है। जल्दी जल्दी बोलिए, ऐसा होता हुआ देखा है आपने सिस्टम पे? आपने विंडोज में भी ऐसा होता हुआ देखा है? आपने किसी एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करा, वो एप्लीकेशन खुलती नहीं है, थोड़ी देर बाद विंडोज लिखने दे देती है, द एप्लीकेशन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, डू यू वांट टू वेट और डू यू वांट टू अबॉर्ट द एप्लीकेशन। आप वेट करते हैं तो वो फिर वेट करने लगती है, नहीं तो वो आगे बढ़ जाती है। वही तो केस है यहाँ पर। आया समझ? तो ये वाला केस कब लेंगे अपन? ये वाला केस अपन मेन को हैंगिंग से बचाने के लिए लेंगे कि मेन हैंग ना हो जाए। तो अपन एक रफ आइडिया तो रखते होंगे ना कि अगर अपन M1 के ज्वाइन को कॉल कर रहे हैं तो अपन को एक रफ आइडिया होगा कि वो कितनी देर में अपना काम खत्म कर लेगा। 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, उतना मैक्सिमम मेन को वेट करा लेंगे। उतने पे भी नहीं हुआ मतलब कुछ दिक्कत हो गई M1 के साथ, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल मेन तो आगे बढ़े। समझ आया? ठीक है, अब बताइए, अगर मैं यहाँ स्लीप कॉल करता तो क्या होता? अगर मैं यहाँ स्लीप कॉल करता और 3000 पास करता और M1 का काम 1 सेकंड में खत्म हो जाता, तो भी मेन पूरे पूरे 3 सेकंड रुकता ही रुकता। यानी स्लीप अपना टाइम पूरा करके ही आगे बढ़ता है। यस, स्लीप अपना टाइम पूरा करके ही आगे बढ़ता है। स्लीप को आप जगा नहीं सकते टाइम खत्म होने से पहले, अनलेस एंड अनटिल आप कोई और तरीका अपनाएं। समझ आ रहा है? यस, स्लीप के केस में टाइम वेस्ट होता है। उतना टाइम पीरियड तो गया, उतने टाइम तो मेन सोएगा ही सोएगा। लेकिन जॉइन में ऐसा कुछ नहीं है। आर यू रियलाइजिंग दिस? ओके, तो अगर मैंने यहाँ पर 30,000 बोल दिया, अगर मैंने यहाँ बोल दिया 30,000, तो अब आप मुझे बताइए, क्या मेन 30 सेकेंड रुकेगा? नहीं रुकेगा। 30 सेकेंड से पहले ही M1 का काम खत्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे मेन M1 के खत्म होते ही हाई प्रिंट करके दे देगा आपको। 30 सेकेंड्स का वेट मेन नहीं करने वाला। लेकिन अगर यहाँ स्लीप करा होता और मैंने 30,000 दे दिया होता तो मेन रुकता 30 सेकेंड्स। यस, उस दौरान M2 M3 भी खत्म हो जाते। हाँ, वो भी खत्म हो जाते, लेकिन मेन रुका रहता यहीं पे। और फिर आखिर में आते हाय हेलो बाय। यस, आखिर में आते हाय हेलो बाय। तो एक सैंपल करके मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपके डाउट्स अगर हो तो दूर हो जाएं। 15 दे देते हैं अपन, 15,000। 30 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अपन 15,000 का टाइम देते हैं ज्वाइन को। ठीक है, नाउ लुक हाउ द कोड इज गोइंग टू बिहेव। कुछ फर्क पड़ा 15,000 का? आप बताओ। कुछ फर्क नहीं पड़ा। M1 खत्म, मेन ने अपनी जर्नी कंटिन्यू कर ली। ठीक है, नाउ जस्ट रिप्लेस दिस कॉल विद थ्रेड डॉट स्लीप 15,000। इतना सा चेंज कर दीजिए बस आप कोड में। अब चलाइए। समझ आ गया होगा बिहेवियर देखकर डिफरेंस? परफेक्टली क्लियर? चलें आगे, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? सो इन आर पीसी देयर इज अ स्लीप बटन, सो इट इज ऑल्सो थ्रेड। वो अलग चीज है, वो तो हाइबरनेट कर देता है। वो जो स्लीप बटन है ना, वो हाइबरनेशन के लिए होता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। M1.ts.join।
ठीक है, बढ़े आगे, यहां तक क्लियर हो गया, समझ आ गया जॉइन और स्लीप के बीच का डिफरेंस। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब बात करते हैं थ्रेड की प्रायोरिटी की। गुड। अब आप मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी? ये प्रायोरिटी होती क्या है? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, क्या है ये? तो जवाब है ये इंटीजर है। ओके, क्या होता है प्रायोरिटी से? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, आपने क्या समझा? प्रायोरिटी से क्या होता है? थ्रेड बहुत तेज तेज चलता है ऐसा? बहुत जल्दी जल्दी दौड़ने लगता है, स्पीड बढ़ जाती है थ्रेड की ऐसा? नहीं, सिर्फ थ्रेड की प्रेफरेंस बढ़ जाती है। किसकी नजरों में? किसकी नजरों में? जावा की नजरों में, राइट? जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से उस थ्रेड की प्रायोरिटी या प्रेफरेंस ज्यादा होगी जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं M1 M2 M3 ये 3 थ्रेड्स लॉन्च करूं जिसमें M3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो जब M3 लॉन्च होगा तो जावा इनसे सीपीयू छीन लेगी। यस, पूरे चांसेस हैं कि जावा सीपीयू छीन लेगी। लेकिन यहां भी याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का असर दिखेगा। यहां भी याद रखें, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना असर दिखाएगा। तो मैं प्रायोरिटी के जरा नोट्स लिख दूं, उसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज, आई थिंक होंगे नोट्स, रुकिए। यस, नोट्स हैं, पढ़िए। थ्रेड की प्रायोरिटी के बारे में पढ़िए। सबसे पहली बात, थ्रेड प्रायोरिटी का मतलब है सीपीयू का कितना टाइम शेयर एक थ्रेड को अलॉट करा जाएगा। ये लाइन समझ आई आपको कि नहीं आई? ये लाइन समझ आई? आई। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास तो बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करने के लिए है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में ब्राउजर भी चल रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। आपने एक एंटीवायरस भी चला रखा है और आपने एक जावा का प्रोग्राम भी चला रखा है। ठीक है, ये जो जावा का प्रोग्राम है ये आपका कोड है। ठीक है, तो प्रायोरिटी आपकी इस कोड तक सीमित है, समझ रहे हैं? इनके लिए प्रायोरिटी का कोई मतलब नहीं है। आर यू रियलाइजिंग दिस? इनकी प्रायोरिटी कौन हैंडल करेगा? ब्राउजर की और एंटीवायरस की। इनकी प्रायोरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा, आप नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ इस रेंज के अंदर अपना काम करें। अच्छा, तो आप अपने प्रोग्राम की प्रायोरिटी बढ़ा सकते हैं ऐसा? नहीं, आप अपने प्रोग्राम की भी प्रायोरिटी नहीं बढ़ा सकते हैं। नहीं, यस मत बोलें। आप अपने प्रोग्राम की प्रायोरिटी नहीं बढ़ा सकते हैं। आप सिर्फ अपने प्रोग्राम में जो थ्रेड चल रहे हैं, एक T1 चल रहा है और एक T2 चल रहा है, इनकी प्रायोरिटी बढ़ा सकते हैं। हाँ, आप इनकी प्रायोरिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इनकी प्रायोरिटी बढ़ाने से क्या होगा? इनकी प्रायोरिटी बढ़ाने से ये होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके प्रोग्राम को पहले 3 सेकंड का समय दे रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके प्रोग्राम को 3 सेकंड का समय दे रहा था, फिर मान लीजिए वो ब्राउजर और एंटीवायरस को चला रहा था, तो ये 3 सेकंड में फर्क पड़ेगा प्रायोरिटी के कम ज्यादा होने का? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिए गए 3 सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। जबरदस्ती यस करे जा रहे हो। सो रहे हो क्या आज सुबह सुबह? क्या कहा मैंने आप लोगों से? जब आप थ्रेड की प्रायोरिटी बढ़ाते हैं तो प्रोग्राम पे इसका कोई असर पड़ता है? आप पता है मेरे समझाने के तरीके पे यस नो बोलते हो, है ना? और मैं जानबूझ के समझा उल्टा रहा हूं आज। जबरदस्ती, हाँ 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 सर बहुत एफर्मेटिव वे में बोल रहे हैं तो बोल दो हाँ, सही कह रहे हैं सर आप, ऐसा होगा। जबरदस्ती। आपके थ्रेड की प्रायोरिटी बढ़ाने से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को जितना टाइम देता है वो बढ़ जाएगा। ऐसे तो फिर जावा ही जावा चले पूरे कंप्यूटर में। लगाओ दिमाग, फिर किसी और सॉफ्टवेयर को जावा चलने ही ना दे, हमारा प्रोग्राम चलेगा तो सब बंद। क्यों? आपके हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए ना? तो फिर क्या ऊट पटांग हाँ हाँ करते रहते बिना सोचे समझे? दोबारा सुनिए, आपका प्रोग्राम अगर अपने थ्रेड्स की प्रायोरिटी बढ़ाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके प्रोग्राम को 3 सेकंड पहले दे रहा था तो अभी भी कितने देगा? अभी भी 3 सेकंड ही देगा। लेकिन ये 3 सेकंड जब आपके प्रोग्राम को मिलेंगे, इन 3 सेकंड को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपका प्रोग्राम T1 और T2 में। इस डिस्ट्रीब्यूशन में प्रायोरिटी का रोल आएगा, समझे? इस डिस्ट्रीब्यूशन में प्रायोरिटी का रोल आएगा। ओके, इमेजिन करिए T1 की प्रायोरिटी 2 है और इमेजिन करिए T2 की प्रायोरिटी 8 है।
कुछ फर्क पड़ेगा T1 की प्रायोरिटी 2 और T2 की 8 होने का? पड़ेगा। इस 3 सेकेंड का 80% टाइम किसको दिया जाएगा? T2 को दिया जाएगा, 80% ऑफ टाइम। और इस 3 सेकेंड का बचा हुआ 20% T1 को मिलेगा। ये समझ आई बात आपको? ठीक है, लेकिन आपके प्रोग्राम को मिलने वाले 3 सेकंड पूरे होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू ले लेगा आपसे। यस, और ब्राउजर को दे देगा, बोलेगा लो तुम चलो, तुम्हारा चांस आ गया है। फिर आपका प्रोग्राम वेट करेगा अगली बार आने का सीपीयू के। फिर जब सीपीयू आएगा फिर ऐसा ही कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये समझ आ रही है मेरी बात? आ रही है मेरी बात? ठीक है। दूसरी बात, ये कहानी तब की थी जब इनमें से कोई स्लीप कॉल नहीं कर रहा है। समझे? T1 और T2 में से कोई स्लीप कॉल नहीं कर रहा है, बस ये चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, स्लीप कॉल नहीं कर रहे हैं। तो फिर जेवीएम प्रायोरिटी देकर सीपीयू छीनेगा। यस, अगर मान लीजिए ये दोनों स्लीप कॉल कर ही नहीं रहे हैं, बस अपने रन में अपना लूप घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, तो किसका लूप ज्यादा चलेगा? इसका लूप ज्यादा चलेगा और इसका लूप कम चलेगा। राइट? तो किससे सीपीयू ज्यादा छीना जाएगा? किससे सीपीयू जल्दी जल्दी छीन लिया जाएगा? T1 से जल्दी छीन लिया जाएगा, और T2 से थोड़ा थोड़ा रुक कर, थोड़ा थोड़ा देर में सीपीयू छीना जाएगा। छीना जाएगा, ये गारंटी है। हाँ, छीना जाएगा, क्योंकि जावा किसी को मरने नहीं देगी भूखा। समझ रहे हैं? भूखा मरने को क्या बोलते हैं? अपन ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में बोलते हैं स्टार्विंग। किसी थ्रेड को स्टार्विंग नहीं करने देगी जावा, सबको थोड़ा थोड़ा खाना देगी। यस, लेकिन खाने की प्लेट T2 के सामने ज्यादा देर तक रहेगी। उसको जावा बोलेगी बेटा तू अच्छे से खा। ठीक है, अब वो खाता रहेगा तो थोड़ी देर बाद इससे प्लेट लेकर इसके सामने रखेगी, और इसको क्या बोलेगी? इसको बोलेगी जल्दी जल्दी खाओ, भैया इंतजार कर रहा है। तो ये बेचारा जल्दी जल्दी एक गिराई खाएगा, उतने में फिर प्लेट चली जाएगी भैया के पास। समझ आ रहा है? दैट्स बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी। लेकिन प्लेट का ओवरऑल ड्यूरेशन अगर 3 सेकंड है तो कितने सेकंड रहेगा? 3 ही सेकंड रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अभी बताइए डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है जो जावा देती है? जो जावा देती है वो प्रायोरिटी होती है 5। अब अगर आपको अपनी तरफ से प्रायोरिटी चेंज करनी है तो जावा ने आपको एक मेथड दिया है जिसका नाम है सेट प्रायोरिटी। किसका मेथड है? ऑब्वियस सी बात है, थ्रेड का मेथड है। करेक्ट? कैसा है? स्टैटिक, नॉन स्टैटिक? कैसा मेथड है? स्टैटिक के नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक। तो कॉल इसे थ्रेड ऑब्जेक्ट करेगा। यस, कॉल इसे थ्रेड ऑब्जेक्ट करेगा। पैरामीटर में क्या लेता है? पैरामीटर में एक इंटीजर लेता है। ये इंटीजर किस रेंज का होना चाहिए? ये इंटीजर 1 से लेकर 10 की रेंज का होना चाहिए। इसके बाहर हुआ तो, इसके बाहर हुआ तो, इसके बाहर हुआ तो आ जाएगी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का नाम, जो प्रायोरिटी की वैल्यू है वो किस रेंज में होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 1 to 10 की रेंज में। ओके, अगर 1 से कम और 10 से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? अगर 1 से कम और 10 से ज्यादा हो गई तो जावा देगी एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन देगी? एक्सेप्शन का नाम है इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। क्या नाम है? इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। कैसी एक्सेप्शन है? चेक्ड कि अनचेक्ड? कैसी एक्सेप्शन है? चेक्ड कि अनचेक्ड? अगर चेक्ड होती तो थ्रोस के साथ नाम आता ना। अगर चेक्ड होती तो यहाँ सेट प्रायोरिटी और गेट प्रायोरिटी में कहीं थ्रोज लगा होता, खास तौर पे सेट प्रायोरिटी में, वहां तो नहीं लगा है। इसका मतलब ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, तो मतलब सेट प्रायोरिटी के लिए ट्राई जरूरी नहीं है। सेट प्रायोरिटी के कॉल के लिए ट्राई लगाना जरूरी नहीं है, नहीं कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप फिर ध्यान रखिए प्रायोरिटी 1 to 10 की रेंज में। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, पाई याद है आपको? पाई, जावा में पाई याद है? कौन है पाई? कौन है पाई जावा में? ये भी भूल गए क्या? वेरी गुड अमित। मैथ क्लास का पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है, खाली फाइनल नहीं बोलना है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल तीनों है ना? मैथ क्लास का पब्लिक स्टैटिक फाइनल तीनों है ना? ओके। ऐसे ही एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज याद है आपको? याद है? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? बोलिए तो सही, कौन है ये? ये जे फ्रेम क्लास का पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर है? जे फ्रेम का पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर है। ठीक है, तो जावा में अपर केस में याद आ रहा है आपको, स्टैटिक फाइनल मेंबर्स होते हैं किसी भी क्लास में। ऐसे ही थ्रेड क्लास में
ध्यान दीजिएगा, थ्रेड क्लास के अंदर जावा ने 3 स्टैटिक फाइनल मेंबर्स रखे हैं। कैसे मेंबर रखे हैं? स्टैटिक फाइनल डेटा मेंबर रखे हैं। किस क्लास के अंदर रखे हैं? थ्रेड क्लास के अंदर रखे हैं। सबकी डेटा टाइप क्या है? सबकी डेटा टाइप इंटीजर है। ये सब के सब इंटीजर टाइप के मेंबर्स हैं। ओके, एक का नाम है नॉर्म अंडरस्कोर प्रायोरिटी। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है? इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 5 है। एक का नाम है मिन अंडरस्कोर प्रायोरिटी, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है? 1 है। और एक का नाम है मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जावा ने रखी हुई है 10। ठीक है, अब जावा की एडवाइस है, अगर आप किसी थ्रेड को प्रायोरिटी देते हैं तो बजाय इसके कि आप 1 2 3 ये लिखें, आप जो लिखें वो इन कॉन्स्टेंट्स के कंटेक्स्ट में लिखें। जैसे मुझे अगर किसी की प्रायोरिटी मैक्सिमम करनी है तो मैं सेट प्रायोरिटी को 10 दे सकता हूँ। हाँ, दे सकता हूँ, लेकिन जावा कहती है 10 की बजाय अच्छा है आप मैक्स प्रायोरिटी लिखें। इसका कारण दो है। नंबर 1, तो अगर कोड पढ़ा जाएगा तो मैक्स प्रायोरिटी देकर रीडेबिलिटी अच्छी होगी, है ना। दूसरा कारण, क्या जावा के फ्यूचर वर्जन्स में ये रेंज चेंज हो सकती है? ये 1 से 10 की जगह 1 से 20 होने के चांसेस हैं। यस, कोई ऐसा मना नहीं करा उन्होंने कि वो नहीं करेंगे, हो सकता है हो जाए। अब आप सोचिए, आपने अगर 10 रखा होगा तो फिर नए वर्जन पे तो आधी प्रायोरिटी हो गई, फिर नॉर्मल हो गई। आप तो सोच रहे थे आपने मैक्सिमम करी हुई है, लेकिन अगर आप यहाँ मैक्स प्रायोरिटी लिखते तो अगर फ्यूचर वर्जन पे भी आपका कोड चलेगा तो मैक्स प्रायोरिटी अगर 20 होगी तो कोड 20 ले लेगा, राइट। इसलिए कोशिश करिए कि आप इनके कंटेक्स्ट में प्रायोरिटी की वैल्यू पास करें। जैसे मुझे किसी थ्रेड की प्रायोरिटी नॉर्मल से 3 ज्यादा रखनी है, मुझे पता है नॉर्मल प्रायोरिटी 5 होती है, अगर नॉर्मल से 3 ज्यादा रखनी है तो मैं 8 दे सकता हूँ। बोलिए बोलिए जल्दी। दे सकता हूँ, लेकिन 8 देने से अच्छा है मैं क्या दूं? 8 देने से अच्छा है मैं नॉर्मल प्रायोरिटी +3 दूं। वो ज्यादा जावा को समझ में आएगा, या रीडेबिलिटी उसकी ज्यादा बेटर भी होगी और आपका कोड सेफ रहेगा। आज से 10 साल बाद भी अगर ये कोड चला तो आपके थ्रेड की प्रायोरिटी नॉर्मल से 3 ज्यादा ही मानी जाएगी, चाहे उस समय कितनी भी हो नॉर्मल प्रायोरिटी। इसलिए कहा जाता है इन कॉन्स्टेंट्स को यूज करा जाए। आया समझ? क्लियर हुआ? शाबाश। ठीक है, अब बात करते हैं, अपन को प्रायोरिटी बढ़ानी है तो अपन सेट प्रायोरिटी कॉल करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो सेट प्रायोरिटी है वो स्टार्ट से पहले कॉल हो जाना चाहिए। ये बात भी समझे आप? ये नहीं कि थ्रेड शुरू हो गया फिर आपको याद आया कि मुझे प्रायोरिटी बढ़ानी थी। ठीक है, सिर्फ एक थ्रेड है जिसकी प्रायोरिटी आप बीच में बढ़ा सकते हैं, और वो कौन है? वो है मेन थ्रेड। उसकी प्रायोरिटी के लिए जावा को आपसे कोई शर्त नहीं चाहिए, क्योंकि जावा जानती है मेन थ्रेड को स्टार्ट होने से पहले प्रायोरिटी बढ़ाने का काम आप कर ही नहीं सकते। सही कह रहे हैं, मेन थ्रेड के स्टार्ट होने से पहले उसकी प्रायोरिटी आप बढ़ा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे करेंगे आप? तो मेन थ्रेड की प्रायोरिटी आप जब चाहें बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी थ्रेड्स की प्रायोरिटी स्टार्ट से पहले बढ़ानी है। आ रहा है समझ? क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? राइट। तो अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं जो आपको प्रायोरिटी का इफेक्ट दिखाएगा। इसको सेव कर रहा हूं मैं, यूज थ्रेड 6 के नाम से। ठीक है, अब जैसे जैसा कहूं वैसा वैसा मुझे स्टेटमेंट बताते चलिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको मेन की प्रायोरिटी बढ़ानी है तो आपको उस थ्रेड का रेफरेंस चाहिए ना जो मेन को चला रहा है, याद है? तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, थ्रेड th इक्वल टू थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। इससे हमें मेन को चलाने वाले थ्रेड का रेफरेंस मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? फिर इस th से हम कॉल कर सकते हैं सेट प्रायोरिटी, कर सकते हैं। और फिर यहां लिख दें थ्रेड डॉट मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी। ऐसा करा जा सकता है? यस। अब ये बताइए, ये जो थ्रेड th है, कैन आई अवॉइड दिस? कैन आई अवॉइड दिस? यस। क्या यूज करके? क्या यूज करके? चेनिंग यूज करके। चेनिंग मतलब थ्रेड डॉट करंट थ्रेड और उससे फिर एक डॉट लगा दीजिए, डॉट सेट प्रायोरिटी। हो जाएगा काम इस एक लाइन से मेन की प्रायोरिटी बढ़ाने का। इस लाइन से आपको मेन थ्रेड का रेफरेंस मिल जाएगा। एक बार मेन थ्रेड आपके हाथ में आ गया
उससे आपने प्रायोरिटी कॉल करके मेन थ्रेड की प्रायोरिटी मैक्स कर दी। समझ आया? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं चाहता हूं जो हमारे पास थ्रेड्स हैं, एक है M1, एक है M2, एक है M3। M1 की प्रायोरिटी नॉर्मल से 3 ज्यादा हो, क्या लिखना पड़ेगा? M1 की प्रायोरिटी नॉर्मल से 3 ज्यादा हो, क्या लिखना पड़ेगा? देखिए यहां से पास तो करेंगे ना, अभी नहीं, कंस्ट्रक्टर में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पास तो यहां से करना पड़ेगा ना, क्योंकि सबके लिए अलग अलग प्रायोरिटी पास करनी है। तो अगर M1 की प्रायोरिटी नॉर्मल से 3 ज्यादा रखनी है तो आप बोलोगे थ्रेड डॉट नॉर्म अंडरस्कोर प्रायोरिटी +3। ये 3 ज्यादा हो गई, राइट? इसी तरह से यहां एक आर्गुमेंट दे देते हैं, मैं चाहता हूं M2 की प्रायोरिटी नॉर्मल से 2 कम हो या 3 कम हो, चलिए 3 ले लेते हैं। थ्रेड डॉट नॉर्म अंडरस्कोर प्रायोरिटी -3। तो अब आप समझिए M1 की प्रायोरिटी 8 हो गई और M2 की प्रायोरिटी 2 हो गई, राइट? और ये जो M3 है इसको मैं रखना चाहता हूं नॉर्मल प्रायोरिटी पे, तो मैं लिखूंगा थ्रेड डॉट नॉर्म अंडरस्कोर प्रायोरिटी। ये तीनों कॉल समझ में आ रहे हैं आपको? आ रहे हैं, लेकिन इस कॉल से कुछ होने नहीं वाला, समझ रहे हैं? क्योंकि सेट प्रायोरिटी तो कॉल ही नहीं हुआ। तो अब हमें जो हमारा कंस्ट्रक्टर है माई थ्रेड 6 का, ये जो माई थ्रेड 6 का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसको 2 आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। ये जो माई थ्रेड 6 का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसको हमें देने पड़ेंगे 2 आर्गुमेंट। यस, एक आर्गुमेंट तो इसका स्ट्रिंग ही होगा। दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा इसका? दूसरा आर्गुमेंट इसमें आप एक इंटीजर ले लीजिए p, ऐसे ले सकते हैं। तो जब M1 क्रिएट होगा तो p में 8 आएगा, जब M2 क्रिएट होगा तो p में 2 आएगा, जब M3 क्रिएट होगा तो p में 5 आएगा। अब ये जो p में वैल्यू आई है, इससे हम प्रायोरिटी कॉल कर सकते हैं, इसे हम सेट प्रायोरिटी को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ? क्या लिखना पड़ेगा यहाँ? th डॉट सेट प्रायोरिटी और यहाँ पास कर दें आप p। तब आप नोटिस करिए जो सेट प्रायोरिटी है ये हर थ्रेड के लिए अलग अलग प्रायोरिटी सेट करवा देगा एज पर द वैल्यू गिवन बाय यू। जैसी भी वैल्यू आपने पास करी है अकॉर्डिंग टू दैट, यस डेफिनेटली ये करा देगा। समझे आप मेरी बात? पॉइंट क्लियर हुआ है ना? अब प्रायोरिटी का इफेक्ट देखने के लिए एक और एग्जांपल देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां मैंने एक लॉन्ग इंटीजर लिया हुआ है काउंट, जिसकी वैल्यू मैंने करी हुई है 0। सोचिए और मुझे बताइए सभी के लिए अपना अपना काउंट बनेगा? 3 काउंट बनेंगे क्योंकि काउंट इंस्टेंस मेंबर है, ठीक है? और मैं यहां पर ये जो फॉर लूप है, इस फॉर लूप को मैं इनफाइनाइट चलाता हूं, चला सकता हूं इस फॉर लूप को मैं इनफाइनाइट? जल्दी बोलिए। ये फॉर लूप मैं इनफाइनाइट चला रहा हूं और अंदर मैं लिख रहा हूं काउंट प्लस प्लस, ठीक है? ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। नोटिस करिए स्लीप कॉल करा है मैंने रन में? नहीं करा है, ठीक है? अदर देन दिस मैं एक वेरिएबल और ले रहा हूं, पब्लिक बूलियन इज स्टॉप्ड, राइट? इसकी वैल्यू इनिशियली मैं कर रहा हूं फॉल्स, ठीक है? इज स्टॉप्ड की वैल्यू मैं कर रहा हूं फॉल्स, ओके? और कंस्ट्रक्टर के अंदर आकर मैं इज स्टॉप्ड की वैल्यू को कर देता हूं ट्रू, बल्कि यहीं पे ट्रू कर देता हूं, चलिए यहीं पे ट्रू कर देता हूं, ठीक है? और जब तक इज स्टॉप्ड की वैल्यू या इज रनिंग कर देता हूं, कंफ्यूजिंग नाम है, इज रनिंग कर देता हूं। जब तक इज रनिंग की वैल्यू ट्रू रहेगी, मैं चाहता हूं ये फॉर लूप चलता रहे, तो मैं यहां पर फॉर लूप के अंदर इज रनिंग लिख सकता हूं कंडीशन के तौर पे। समझिएगा कोड में करने क्या जा रहे हैं अपन, इज रनिंग लिख सकता हूं कंडीशन के तौर पे, यस। अब नोटिस करिए ये फॉर लूप कितनी देर चलेगा? ये फॉर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इज रनिंग की वैल्यू ना हो जाए फॉल्स। आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज दिस? अच्छा, इज रनिंग भी 2 बनेंगे, इज रनिंग भी 2 बनेंगे ना, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल है। और काउंट भी 2 बनेंगे, है ना? और अपन सिर्फ 2 थ्रेड्स लेते हैं। एक की प्रायोरिटी अपन रखते हैं नॉर्मल से 3 ज्यादा, बल्कि 4 ज्यादा कर देते हैं, और एक की प्रायोरिटी अपन रखते हैं नॉर्मल से 3 कम।
ठीक है, और यहां अपन लिखते हैं m1.th.join, पहले वाले के लिए लिखते हैं, ठीक है, और फिर यहां पर अपन m2.th.join भी लिखते हैं। इन दोनों के लिए मेन को अपन वेट कराते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के लिए मेन को अपन वेट कराते हैं, और जॉइन से वेट नहीं कराते हैं अपन, और सिंपल कर देते हैं, स्लीप से वेट कराते हैं। कितनी देर का वेट कराते हैं? 10 सेकंड का वेट कराते हैं। आप ध्यान से देखना, अगर मेन 10 सेकंड के लिए सो गया है तो जेवीएम के पास बस ये दो थ्रेड्स हैं, जल्दी जल्दी बोलिए, ये दो थ्रेड्स हैं, और क्या ये लोग स्लीप कॉल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो फिर सीपीयू कब किससे कितनी बार छीना जाएगा, ये पूरा डिसीजन थ्रेड शेड्यूलर का होगा, और वो डिसीजन किस आधार पे लेगा? वो ये डिसीजन प्रायोरिटी के आधार पे लेगा। तो जब हम लोग काउंट की वैल्यू देखेंगे तो हमें M1 का काउंट ज्यादा बड़ा मिलेगा, है ना, और हमें M2 का काउंट उससे छोटा मिलेगा, है ना। तो इसको थोड़ा और कम कर देना तो बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा हमारा। इसको मैं 3 सेकंड दे रहा हूँ, बस 3 सेकंड, आपको 3 सेकंड में ही डिफरेंस, हाँ कर रहे हैं। जब हम स्लीप से बाहर निकलेंगे तब करेंगे ना फॉल्स, ये समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा, मैंने मेन की प्रायोरिटी मैक्सिमम रखी है, ये भी समझ में आ रहा है क्यों रखी है? क्योंकि मैं चाहता हूँ सबसे पहले चांस किसको मिले? मेन को चलने का मिले, है ना, वरना मेन इनसे दब जाएगा। मेन इन्हें कंट्रोल कर रहा है ना, इनको मेन ही कंट्रोल कर रहा है ना, इसलिए मेन की प्रायोरिटी मैंने हाईएस्ट रखी हुई है। अब मुझे बताइए, 3 सेकंड के बाद जब मेन का स्लीप पीरियड ओवर होगा तो सीपीयू छीन कर मेन के पास आ जाएगा, शेड्यूलर मेन को सीपीयू दे देगा, क्योंकि मेन की प्रायोरिटी मैक्सिमम है। अब मेन यहां बैठकर लिखेगा M1 डॉट इज रनिंग इज इक्वल टू फॉल्स, M2 डॉट इज रनिंग इज इक्वल टू फॉल्स। दोनों के लिए इज रनिंग को करा जाएगा फॉल्स। ये भी समझ आया? आया समझ? राइट। उसके बाद सेफ्टी मेजर के लिए मैं फिर कहूंगा M1.th.join। ये क्यों कह रहा हूं मैं? फिर मैं कहूंगा M2.th.join। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं जब मैं काउंट की वैल्यू एक्सेस करूं तब तक 100% ये दोनों रुक जाने चाहिए। समझ आ रहा है? क्योंकि मेरे इज रनिंग फॉल्स करते ही इमीडिएट ये नहीं रुकेंगे। समझे आप मेरी बात? समझिएगा, मैं यहाँ इज रनिंग को फॉल्स करूंगा, ये तब रुकेगा ना जब सीपीयू इनके पास जाएगा और फॉर लूप में कंडीशन चेक होगी। अभी तो सीपीयू मेन के पास है, इसलिए मैंने इनको चलने का टाइम दिया। वरना अगर मैं इस रनिंग के फॉल्स के बाद काउंट की वैल्यू देख लूं तो मैं काउंट की रनिंग वैल्यू देखूंगा, अभी काउंट बढ़ ही रहा होगा और मैं काउंट की वैल्यू देख रहा हूँ। इसलिए मैंने अपनी तरफ से गारंटी ली कि ये दोनों डेड हो जाएं, उसके बाद ही मैं काउंट को चेक करूं। अब इसके बाद मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां मैंने कहा M1 काउंट, M1 के काउंट की वैल्यू प्रिंट कराई, और यहां कहा मैंने प्लस M1 डॉट काउंट, और फिर मैंने M2 के काउंट की वैल्यू प्रिंट कराई। एक लाइन और लिखकर यहां लिखा मैंने M2 काउंट। आ रहा है समझ आपको ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी बोलिए। ये प्रोग्राम 3 सेकंड के लिए जेवीएम को बोल रहा है जाओ इन दोनों थ्रेड्स को शेड्यूल करो, और जानबूझ के हमने इनमें से स्लीप हटा दिया है। जब हम स्लीप हटा देंगे तो फिर कौन सा थ्रेड कब सीपीयू रिलीज करेगा कुछ पता ही नहीं है। सही कह रहा हूं? फिर सीपीयू रैंडमली छीना जाएगा, और आप देखेंगे ये जो सीपीयू की स्नैचिंग होगी ये हाई प्रायोरिटी थ्रेड से कम बार होगी और लो प्रायोरिटी थ्रेड से ज्यादा बार होगी। ऐसा है ना? यस। अब देखें आप इस कोड का वर्किंग आउटपुट कीजिए, इसको रन, यूज माई थ्रेड 6 जावा सी, यूज माई थ्रेड 6 डॉट जावा। पहले इनकी डिटेल प्रिंट करा दूं तो वो और अच्छा रहेगा। कराइए अपने प्रिंट? नहीं कराइए। एक बार डिटेल प्रिंट करा देता हूं ताकि आपको ये दिखे कि आपकी प्रायोरिटी सेट हुई भी है कि नहीं। तो यहां मैंने कहा थ्रेड डिटेल्स, थ्रेड डिटेल्स कोलन प्लस टीएच, ये आपने सेट कर दिया है। अब करते हैं इस कोड को रन। यस, ठीक। अब आप चेक करिए ध्यान से, तो आपको वैल्यूज दिखेंगी, ठीक है, M1 के काउंट की और M2 के काउंट की।
अब यहाँ एक और डाउट आ रहा होगा, M2 के काउंट की वैल्यू ज्यादा कैसे आ रही है? तो ये इसलिए आ रही होगी क्योंकि M1 का काउंट एक पूरा सर्कल लेकर कंप्लीट हो गया है। समझे आप? याद है ना रोटेशन, एक एंड से दूसरे एंड तक आप जाते हैं तो वैल्यू वापस घूम जाती है। तो M2 का काउंट इंक्रीमेंट होते होते अपनी फाइनल वैल्यू पे पहुंचकर फिर रोटेट हो गया, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आपको ये वैल्यू में डिफरेंस नजर आ रहा है। आप थोड़ा सा प्रायोरिटी चेंज करिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थोड़ी प्रायोरिटी कम करिए, इसकी 2000 ही रहने दीजिए। स्लीप टाइम, स्लीप टाइम कम कर दिया मैंने। अब देखिए, ठीक, तो अब नोटिस करिए M1 का ज्यादा दिखा आपको, वो 855 दिखा, वो 854 दिखा। ठीक है, जितना ज्यादा आप टाइम देंगे उतने ज्यादा चक्कर पूरे पूरे राउंड M1 ले लेगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा करी हुई है अपन ने। आया समझ? हाँ, प्रायोरिटी अभी सेम है। मैं अगर इसको बढ़ा दूं तो अभी तो खैर ऑलमोस्ट सेम है। अभी मैं यहाँ पर +3 और इसको -3 कर देता हूँ। चलिए, और देखिए डिफरेंस, अब और डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अभी तो प्रायोरिटी 5 थी तो उतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। अब नोटिस करिए, डिफरेंस आया बड़ा। चेक करिए, उसमें आपको 85 का दिखेगा, उसमें आपको 75 का दिखेगा। दैट्स ऑल बिकॉज M1 की प्रायोरिटी आपने ज्यादा कर रखी है, M2 की प्रायोरिटी आपने कम कर रखी है। आ गया प्रायोरिटी चेंज करने का इफेक्ट समझ? क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ज्वाइन क्यों नहीं चला, मैं देखता हूं नमन, ज्वाइन में क्या दिक्कत हो गई? ज्वाइन को चलना चाहिए था। मेरे ख्याल से मेन थ्रेड की प्रायोरिटी के कारण ज्वाइन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होंगे। देखता हूं मैं ज्वाइन में क्या दिक्कत हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोड समझ आ गई? वर्किंग प्रायोरिटी चेंज करने से क्या इफेक्ट हो रहा है, क्लियर हो गया? प्रायोरिटी बराबर रखने से भी आप देखेंगे हल्का सा चेंज आएगा, लेकिन प्रायोरिटी बहुत ज्यादा कर देंगे उस केस में आप देखेंगे डिफरेंस आपको ज्यादा दिखेगा। राइट, और खास तौर पे अपन ने लूप इनफाइनाइट चलाया, ये ध्यान रखिएगा, इस कोड का मेन थीम। और स्लीप कॉल नहीं करा है। अगर स्लीप कॉल कर लेंगे तो बाद में डिफरेंस आ जाएगा। फिर प्रायोरिटी ज्यादा होने पर भी आप देखेंगे काउंट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सीपीयू बार बार रिलीज कर दिया जाएगा हाई प्रायोरिटी थ्रेड के थ्रू। जब वो अपनी तरफ से खुद ही सीपीयू छोड़ेगा तो जेवीएम रोकेगा नहीं उसे। लेकिन पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज वो सीपीयू छोड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर जेवीएम उसे स्नैचिंग करेगा, और ये स्नैचिंग होगी एज पर द सिचुएशन। क्लियर? बाय बाय, टेक केयर।